नमस्ते सभी दोस्तों का, मेरा नाम आदर्श है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 1, वो भी पीवाईक्यू के साथ। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो बीकॉम प्रोग्राम के हिसाब से, वो भी ड्यू के बच्चों के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बनाई गई है उनके लिए। तो ठीक है, तो इसमें अभी हम फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, एनालिसिंग करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंस इन्फॉर्मेशन, वो भी मैनेजमेंट को। असल में इसमें जो फाइनेंस इन्फॉर्मेशन होता है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मेजर करके उसका जो एनालिसिस करके उसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल के हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। और इसलिए मैनेजर्स को मदद करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में, जिससे वो मतलब प्लान कर सकते हैं फ्यूचर डिसीजंस को और कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी एक्शंस को, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। और परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करने में मदद करता है ये। और ये कन्वर्ट करता है अकाउंटिंग डेटा को यूजफुल मैनेजल इंफॉर्मेशन में, जिससे मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें ये मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: असिस्ट करता है प्लानिंग में, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल ऑपरेशंस में, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, इवेलुएट करता है परफॉर्मेंस और सपोर्ट करता है स्ट्रेटजिक गोल्स को, ठीक है। जैसे असिस्ट कर प्लानिंग में ये हेल्प करता है मैनेजर्स को बजट बनाने में, फोरकास्ट करने में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में प्रोवाइड करता है कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर इवेलुएट सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। मतलब कई सारे कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनेंशियल एनालिसिस करके ये उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में मदद करता है। और कंट्रोल ऑपरेशंस में ये यूज़ करता है स्टैंडर्ड्स, वेरिएंस। स्टैंडर्ड्स मतलब जो भी कोई फिक्स बजट सेट किया गया है और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, और परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने में मदद करता है ताकि रेगुलेट हो सके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, ये हेल्प करता है एलोकेट करने में रिसोर्स को इफेक्टिवली और रिड्यूस करता है उनकी वेस्टेज को, ठीक है। और इवेलुएट परफॉर्मेंस में मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट और द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट वाइज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को परफॉर्मेंस करने में मदद करता है। और सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक गोल्स को, जैसे मतलब अलायंस करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। और फिर आता है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। असल में इसका नेचर होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब ये फोकस करता है एस्टिमेशन पे rather देन फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। मतलब अकाउंट्स की तरह ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं, पर फ्यूचर एजम्पन्स को लेके भी की जाती है। इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे डिज़ाइन करने में फॉर यूज़ बाय इंटरनल मैनेजमेंट ओनली। इसका मतलब इंटरनल यूज़ किया जाता है, सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर वाला एक्सटर्नल यूजर से कोई यूज़ नहीं करता, जैसे गवर्नमेंट कस्टमर। सिलेक्टिव और फ्लेक्सिबल यूज़ होता है इसका, यूज़ करना फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली, नॉट फॉर फिक्स्ड फॉर्मेट, ठीक है। मतलब इसका कोई भी, इसमें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होता है, कोई भी फिक्स फॉर्मेट मतलब इसमें मतलब कोई स्टैंडर्डाइज नहीं हो रखा, जैसे एएस इंडियस होता है अकाउंट्स में, वैसे इसमें ऐसे ये सब नहीं होता, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी होता है ये, इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन होता है कई सारे फील्ड्स का, जैसे अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। डिसीजन सेंट्रिक होता है मेनली, इसमें जो एंटायर सिस्टम एग्जिस्ट टू सपोर्ट बेटर मैनेजल डिसीजन। जो इसका एंटायर सिस्टम होता है वो मतलब बना इसलिए होता है ताकि सपोर्ट कर सके बेहतर मैनेजर डिसीजन को बनाने में। और फिर आगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप में आता है, जैसे कि ये फाइनेंस एनालिसिस आता है इसमें, कॉस्ट एनालिसिस, बजट एंड फॉरकास्टिंग, टैक्स प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजर। स्कोप का मेनली मतलब और दायरा, इसमें मतलब फाइनेंस एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस करते हैं, इसमें फंड फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस होता है। कॉस्ट एनालिसिस में इसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग भी होती है। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। और बजट एंड फोरकास्टिंग होता है इसमें प्रिपरेशन होता है और कंट्रोल होता है बजट का,
टैक्स प्लानिंग में भी मदद करता है ये, जैसे सपोर्ट करता है डिसीजन रिलेटिंग टू टैक्स इफिशिएंसी हो गया। और इंटरनल कंट्रोलिंग में भी मदद करता है, जैसे इस्टेब्लिश करने में मदद करता है प्रोसीजर जो कि ऑपरेशन को इफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल परफॉर्मेंस रेटिंग। ठीक है। और जैसे कि जो भी डिविजन्स होते हैं उसमें अलग अलग डिवीज़न और डिपार्टमेंट को ये रेट करने में मदद करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन बेकार परफॉर्म कर रहा है, उसको रेटिंग करने में मदद करता है। मेनली दोस्तों जो आपको इसमें ये जो ये रेड रेड लाइन से ये पॉइंट दिख मतलब रेड रेड फ़ॉन्ट से ये जो वर्ड्स हैं ये असल में कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब मुझे पता है आप बड़े बड़े पैराग्राफ यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में, तो उसे इस्तेमाल करते ही आपको इनका मेनली फर्स्ट में इन्हें लिखना और फिर इसके नीचे अंडरलाइन करते हुए अंडरलाइन कर देना, ताकि जो एग्ज़ामिनर को ये क्लियर दिख सके। वो बड़ा पैराग्राफ तो वैसे भी रीड करेगा नहीं, तो आपकी ये जो कीवर्ड्स हैं उनको जो अंडरलाइन करे हुए कीवर्ड्स हैं उनको पढ़ के वो आपको नंबर दे देगा। ठीक है। तो मेनली ये जो रेड रेड मार्क्ड वर्ड है ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो इन्हें ज़रूर लिखिएगा एग्ज़ाम में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। तो मीनिंग के बीच में जो डिफरेंस है इसका यही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं और कंट्रोल करते हैं कॉस्ट, वो भी उन प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करते हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, मतलब इसमें बस रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसमें हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट डेटा फॉर मैनेजरियल प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब इसमें यूज़ होता है वो सभी फाइनेंशियल डेटा का और कॉस्ट डेटा का जो हमने पहले रिकॉर्ड करा है, किसके लिए, प्लानिंग कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसका ऑब्जेक्टिव होता है एसेटेन करना एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को जानना और उसे कंट्रोल करना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परफॉर्म रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, मतलब इसमें रिपोर्ट करना होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब रिकॉर्ड करने के बाद जो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो जो परफॉर्मेंस रही है, पोजीशन रही है, उसको रिपोर्ट करना। ठीक है। हाँ, इसमें प्रोवाइड करना और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रोवाइडिंग करना इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब ये इसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने के बाद डिसीजन लेने में मदद करता है, प्लानिंग में मदद करता है, कंट्रोल करने में। और नेचर क्या है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये बोथ हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है, मतलब इसमें हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है, जैसे कि नोशनल कॉस्ट होगा ये सब। जबकि फाइनेंस अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल नेचर की होती है एंटायरली। ठीक है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्टली फ्यूचर ओरिएंटेड ही रहते हैं और एनालिटिकल रहता है, मेनली इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, तो डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है, तो इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है। फिर उसके बाद आता है स्कोप। स्कोप में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है वो लिमिटेड टू कॉस्ट ही रहता है, डिटर्मिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल ही रहता है, कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन, वो कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन और डिटर्मिनेशन तक ही सीमित रहता है। फिर उसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कवर करता है एंटायर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस को। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वाइड वैरायटी होती है इसकी, जैसे इंक्लूड करता है बजटिंग, फोरकास्ट करना, एनालिसिस, वो फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सब। और यूज़र्स की बात करें इस कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं इसके, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर्स, ऐसे यही सब। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, ये सब। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सेम कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह इंटरनल मैनेजमेंट ही इसका इस्तेमाल करती है। लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना लीगल ज़रूरी नहीं है। और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना लीगली रिक्वायर्ड है, और इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे एएस इंडियस। ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये भी लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता और ना ही इसका कोई फिक्स फॉर्मेट होता है। और फिर टाइम पीरियड की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो प्रिपेयर्ड होती है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं डेली, वीकली और मंथली जैसी ज़रूरत है। जबकि जो
क्या बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एनुअली बनाई जाती है, यानी एंड ऑफ पीरियड को में, जैसे पी एंड एल बैलेंस शीट। और फिर उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये प्रिपेयर्ड होती है मैन ये कभी भी बनाई जाती है जब भी मैनेजमेंट को जरूरत होती है इंफॉर्मेशन की। और डेटा यूज्ड में आता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली क्वांटिटेटिव कॉस्ट डेटा इस्तेमाल करता है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉनेटरी इस्तेमाल करता है सिर्फ, और जबकि जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा इस्तेमाल करता है। ठीक है। और टेक्निक्स इन्वॉल्व कौन कौन सी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिससे हम वेरिएंस निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डबल एंट्री हो गया, बुक कीपिंग हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जैसे पी एन एल बैलेंस शीट, ये सब। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसमें होता है रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटिंग हो गया, कैपिटल बजटिंग और सीवीपी एनालिसिस हो गया, मतलब प्रॉफिट बीपी निकालना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर 10th नंबर पे आ गया फोकस। ये मेनली फोकस करता है कॉस्ट कंट्रोल पे, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना, और इफिशिएंट प्रोडक्शन में, कि प्रोडक्शन कम से कम कॉस्ट पे हो, इफिशिएंटली हो। और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, यानी यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही हो, रिपोर्टिंग हो रही हो, वो ट्रू हो, फेयर हो, मतलब उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हो। ठीक है। और जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मेनली इस्तेमाल होती है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब जो भी हमने फाइनेंशियल और कॉस्टिंग अकाउंटिंग में किया उससे हम बेटर डिसीजन मेकिंग करें, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, और फ्यूचर प्लानिंग का इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। तो लिमिटेशन इसकी ये है, देखो मैं ऑरेंज हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ तो समझ लेना ये इसका मेन कीवर्ड है जो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डेटा पे, जैसे कि मैंने टेक्निक्स रिलाई ऑन पास्ट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे, मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पास्ट डेटा के बेस पे ही लिया जाता है, जो कि कभी कभार दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पास्ट में जो है वो फ्यूचर में भी हो गई। इफ़ द अंडरलाइंग डेटा इज इनएक्यूरेट मैन द डिसीजन बिकम अनराइवल, और अगर मान लो वही डेटा जिसपे हम डिसीजन ले रहे हैं वही इनएक्यूरेट रहा, तब तो डिसीजन आपको पता है गलत हो सकता है। और फिर उसके बाद करते हैं फिर उसका दूसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल। इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं होता, जैसे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंडियस एस के हिसाब से, वैसे तो इसमें कोई भी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होता बनाने के लिए। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर आ गया डिपेंडेंसी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे, मतलब इन पे डिपेंड होता है, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, मतलब जो भी आप डिसीजन लोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या तो कॉस्ट अकाउंटिंग के इस्तेमाल करके ही लोगे। फिर चौथा 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 लिमिटेशन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें सब्जेक्टिवली इंटरप्रिटेशन लिया जाती है, जैसे मैनी टेक्निक्स एग्जांपल बजटिंग फोरकास्टिंग इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट, बायसनेस और लैक ऑफ एक्सपर्टीज में लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन। मतलब इसमें सब जो भी मतलब डेटा के बेस पे, मतलब जो भी इंसान डिसीजन ले रहा है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लगाता है, मतलब अपने हिसाब से चीज़ें सोचता है और फिर उस हिसाब से डिसीजन लगाता है, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है पर्सनल जजमेंट, जिसकी वजह से कभी कभार हो क्या सकता है कि मिसलीडिंग कंक्लूजन भी हो सकता है। और 5 नंबर पे आता है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मेनली इन सबको इस्तेमाल करने पे हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आती है, मतलब जैसे आपको इसके लिए पूरा प्रॉपर सेटअप बैठाना पड़ेगा, जैसे स्टाफ का, सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसर का, जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है स्मॉल और मीडियम फर्म्स के लिए, मतलब ये सब लार्ज फर्म ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। और
छठा है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मेनली इन सब चीज़ों को करने में, रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने में, उनसे इंटरप्रेटेड वो डेटा निकाल के उनको इंटरप्रेट करके उनसे डिसीजन मेकिंग में टाइम बहुत लग जाता है। और चौथे नंबर पर रेजिस्टेंस टू चेंज। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं न्यू सिस्टम और कंट्रोल्स को, जिससे जो इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट की अकाउंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो जो एम्प्लॉयज मैनेजर होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की, जो कि है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन की। तो पहला कॉस्ट कंट्रोल। तो जो मीनिंग की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग, मॉनिटरिंग और मेंटेन करना कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड टारगेट। मतलब कोई भी टारगेट सेट करने के बाद और उसको मॉनिटर करना, और जो भी उसके रूल्स रिगार्डिंग रूल्स है उसे रेगुलेट करते हुए जो कॉस्ट है उसे मेंटेन करना, मतलब कॉस्ट बढ़ने ना पाए उस चीज़ को मेंटेन करता है कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है। और मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड और बजट कॉस्ट के साथ। मतलब जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी बजट प्रोडक्ट की, उसके और जो असल में जो कॉस्ट हुई एक्चुअल, उन दोनों के बीच को कंपेयर करना, वेरिएंस को। और और आइडेंटिफाई करता है वेरिएंसेस, मतलब डिफरेंसेस, एंड इन्वेस्टिगेट देयर कॉजेस। जो भी मतलब जिस कारणों की वजह से जो वेरिएंस डिफरेंसेस आए कॉस्ट के बीच में, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में, उन डिफरेंस को, वजह को फाइंड करना। ठीक है। और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि इंश्योर करना कि जो कॉस्ट है वो एक्सीड ना करे प्लान लेवल से ज़्यादा। ठीक है। इट फोकस ऑन अचीविंग एफिशिएंसी इन यूज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मतलब जो भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इस्तेमाल हो उनको इफ़िशेंटली यूज़ करना। टेक्निक आर यूज्ड इंक्लूडिंग बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। मतलब इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो बजटरी कंट्रोल की इस्तेमाल होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो प्रिवेंटिव इन नेचर होता है ये, शॉर्ट टर्म फोकस करता है ये। ठीक है। ये प्रिवेंटिव नेचर का मतलब है एक्ट बिफोर डेविएशंस बिकम लार्ज। मतलब इससे पहले कि जो जो डिफरेंस आ रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट में बढ़ जाने से, तो उसके पहले ही एक्ट करना, ताकि जो भी नुकसान हो उससे रोक सके। शॉर्ट टर्म फोकस करता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं होता। और वर्क विद इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड डज नॉट क्वेश्चन द। मतलब जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं टीम लीडर्स के द्वारा या मैनेजर्स के द्वारा, उसको फॉलो करना बिना किसी क्वेश्चन के। कंक्लूजन में बात किया जाए तो कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर दैट ऑपरेशन रिमेन्स इकोनॉमिकली बाय कीपिंग कॉस्ट एक्सेप्टेबल लिमिट्स। मतलब जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं उसी में उसी के अंडर कॉस्ट को रखना। ठीक है। और कीवर्ड की बात करी जाए तो कीवर्ड इसमें यही है। सॉरी, ये फिर अगली टॉपिक की बात का आखिरी की बात की जाए, आखिरी टॉपिक की बात की जाए तो एक और ये रहा कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन रेफर टू द परमानेंट डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विद कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस और यूटिलिटी। मतलब इसमें होता है क्या है कि इसमें जो परमानेंट डिक्रीज कर देना जो कॉस्ट है पर यूनिट की ऑफ आउटपुट। मतलब इसमें कॉस्ट कंट्रोल में होता था, यही था कि उसमें जो भी स्टैंडर्ड दे रखा है उसके हिसाब से कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब बढ़ने नहीं देना कॉस्ट को। इसमें यह है कि जो भी स्टैंडर्ड है उससे भी रिड्यूस कर देना। जितने में कॉस्ट बन रही है उससे भी और कम करना। कैसे? कंप्रोमाइज़ करके, या तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर दो, या तो परफॉर्मेंस, या तो यूटिलिटी के साथ। ठीक है। फिर मेन पॉइंट्स की बात की जाए, ये एम करता है रियल और परमानेंट सेविंग को। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट टाइम में सेविंग हो रहा है, इसमें एक ही बार में लंबे टाइम तक सेविंग हो जाती है। या तो आप अपनी परफॉर्मेंस को गिरा दो, या तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। ऐसे अचीव करना, अचीव थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन मेथड, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। और इसे अचीव कैसे किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिज़ाइंस प्रोसेस के थ्रू, या तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के थ्रू। मतलब तो टेक्नोलॉजी बेहतर ले आइए आप,
डिज़ाइन थोड़ा बेहतर, मतलब तो डिज़ाइन को थोड़ा बदल दीजिए ताकि कॉस्ट कम हो जाए, तो प्रोसेस को इम्प्रूव कर दीजिए, तो जो वेस्टेज हो रही है उसे एलिमिनेट कर दीजिए ताकि कॉस्ट डिक्रीज हो सके। इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म इफ़िशिएंसी। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में और लॉन्ग टर्म इफ़िशिएंसी में फोकस करता है। कॉमन मेथड इंक्लूड होता है इसमें वैल्यू एनालिसिस हो गया, वर्क स्टडी हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट हो गया, वेस्टेज रिडक्शन हो गया, एक्सेट्रा। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें करेक्टिव और कॉन्टीन्यूस होता है ये, मतलब इसमें फोकस होता है लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट में, करेक्ट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट में फोकस होता है। इनोवेटिव चेंजेस दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें इनक्रीज किया था क्रिएटिविटी को और नई टेक्निक्स को। जो टेक्निक फॉलो हो रही है उसकी जगह कोई नई टेक्निक को लाना, तो क्रिएटिव टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना। और कंक्लूजन में ये कि कॉस्ट रिडक्शन लीड्स टू परमानेंट और मेजरेबल सेविंग्स एंड enhance the organization overall profitability प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब परमानेंट वे में कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। और जो की डिफरेंसेस है इसके यही है शॉर्ट समरी में, कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो मेंटेन करने में फोकस करता है कॉस्ट को विद इन लिमिट्स, और ये शॉर्ट टर्म होता है और प्रिवेंटिव नेचर का होता है। जबकि जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो परमानेंटली फोकस करता है लोअरिंग करने में कॉस्ट की। ये लॉन्ग टर्म होता है और करेक्टिव इनोवेटिव होता है, मतलब इसमें इनोवेशन के थ्रू कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। फिर जैसे कि मैंने इस वीडियो में हम कवर करने वाले PYQs भी, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर के PYQs पड़े हुए हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें PYQs है मेरे पास, तो मैं इसको जैसे जैसे आगे यूनिट नई नई वीडियोज़ आएंगी तो मैं उनको इसके साथ साथ ही कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन 1 कवर करने वाला, जो कि यूनिट 1 से ही है। तो पहला पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर ही पढ़ाया। तो वही सवाल है, पूछ रहे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग बताना आपको और नेचर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वैसे तो ये शायद यूनिट 5 में है, जैसी वीडियो आएगी तो मैं आपको उसके साथ ही बता दूंगा। एक्सप्लेन करिए उसके वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दैट आर नेसेसरी ingredient for the success of system of responsibility accounting। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट responsibility accounting is a system of accounting in which organization divide in various responsibility center, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड हो जाता है एंड इंडिविजुअल मैनेजर आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटर। और जो भी वो सेंटर डिवाइड हो रखे हैं उसका जो मैनेजर है वो अपने अपने सेंटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इट फोकस ऑन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट ऑफ ईच सेगमेंट अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल। फोकस करता है वो फोकस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेजर करना उनकी परफॉर्मेंस और इवैल्यूएट करने में उनके रिजल्ट्स को। The central idea is to hold managers accountable for only for those items that they can control and influence, मतलब जो आइटम जो आइटम मैनेजर्स के कंट्रोल में उन्हीं के लिए उन्हें अकाउंटेबल ठहराना। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल सेंटर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी accounting operate effectively when organization is divided into following responsibility center। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है जब वो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइडेड है। जिसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉस्ट सेंटर, इसमें
ए सेगमेंट इन विच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट ओनली, मैनेजर सिर्फ कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए होता है जिम्मेदार। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू बजट कॉस्ट। जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअल कॉस्ट को बजट कॉस्ट के साथ कंपैरिजन किया जाता है परफॉर्मेंस का। इसका एग्जांपल ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें एग्जांपल में इंक्लूड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव अचीव करना एफिशिएंसी एंड अवॉइड करना अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को, ठीक है। और दूसरा सेंटर है रेवेन्यू सेंटर, ए रिस्पॉन्सिबल सेंटर हुज मैनेजर अकाउंटेबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन ओनली। मतलब इसका जो मैनेजर होता है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही अकाउंटेबल होता है। मैनेजर डज नॉट कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली सेल परफॉर्मेंस। इसमें जो मैनेजर होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए नहीं पर सेल परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है बस। इंक्लूड सेल डिपार्टमेंट या रीजनल सेल्स ऑफिसेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू कमाना है कैसे? इफेक्टिव सेल्स के द्वारा और मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू। फिर तीसरे नंबर पे आता है अपना प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट इन विच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट देयरफॉर प्रॉफिट। मतलब इसमें जो मैनेजर होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए वो दोनों चीज़ें जो कि रेवेन्यू कॉस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे? रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने से प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और कॉस्ट को डिक्रीज़ करने से भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो इसीलिए जो इसमें मैनेजर होता है वो दोनों चीज़ों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड वेरिएंस एनालिसिस। एग्जाम्पल जैसे रिटेल ब्रांच, प्रोडक्ट डिवीजन एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि इंक्रीज करना प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इफिशिएंट ऑपरेशन के थ्रू, प्राइस डिसीजन के थ्रू। मतलब जैसे जितना ऑपरेशन एफिशिएंट होगा उतना ही कॉस्ट रिड्यूस होगी, और जितने ही प्राइस बेहतर होंगे उतने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। जो मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स के लिए। ठीक है, इसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ड होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और एसेट यूटिलाइजेशन पे। एग्जांपल इसके हैं डिविजनल हेड ऑफिसेस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जिन्हें एसबीयूज भी कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एसेट। मतलब जितना भी कैपिटल एक कंपनी लगा रही है उस पर ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना इस सेंटर इस सेंटर का काम है। और इंश्योर करना जो भी एसेट लगे प्रोडक्शन पे, उससे ज़्यादा उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। फिर आता है 5वें नंबर पे कंट्रीब्यूशन सेंटर, समटाइम्स कंसिडर्ड सेपरेटली। हियर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू मेजर थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू कंट्रोल करना कॉस्ट और रेवेन्यू को। यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन विद द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको कंट्रोल करके उसमें रिस्पॉन्स। फिर अगला क्वेश्चन, फिर ये असल में इसके वन के और पार्ट है। ठीक है, तो पहले का और का ए पार्ट में है पूछा गया कि व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट रिडक्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल। जो डिफरेंस है ये है सिंपल ही है, जो कि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, जैसे कीप करना कॉस्ट कंट्रोल में कि जो कॉस्ट होती है उसे प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड बजट के विद इन रखना होता है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो परमानेंट अचीव करना होता है परमानेंट सेविंग बाय रिड्यूसिंग एक्चुअल कॉस्ट पर, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसी को ही गिरा देना। ठीक है, इसका नेचर हो कॉस्ट कंट्रोल का नेचर होता है प्रिवेंटिव और रेगुलेटरी, जबकि इसका होता है करेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस। ऑब्जेक्टिव में इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड ना करे प्लान कॉस्ट से,
जबकि ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि वो कंट्रोल रिडक्शन, वो कॉस्ट रिडक्शन का होता है कि लोअर कर देना कॉस्ट बिलो द प्रीवियस एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जो पहले जो स्टैंडर्ड था उससे भी नीचे कर देना कॉस्ट को। अप्रोच कैसे होती है इनकी, ये फोकस करता है कंपेयर करने में एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड्स के साथ और करेक्टिव डिसीजन के साथ, और इसमें चैलेंज एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस एग्जिस्ट स्टैंडर्ड्स एंड सीक बेटर एंड एफिशिएंट मेथड, मतलब कॉस्ट रिडक्शन में बेटर मेथड को चूज़ किया जाता है कॉस्ट रिडक्शन के लिए। टाइम ओरिएंटेड में, जबकि कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल में शॉर्ट टर्म फोकस करता है, कॉस्ट रिडक्शन में लॉन्ग टर्म फोकस करता है। इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड में ये ऑपरेट करता है विद इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में इस्टेब्लिश करना होता है नया इम्प्रूव कॉस्ट स्टैंडर्ड, मतलब इसमें नए नए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि जो प्रीवियस कॉस्ट थी उसको और रिड्यूस किया जा सके। और आउटकम में ये हेल्प करने में मदद करता है मेंटेन करने में कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब जो कॉस्ट सेट करी गई है उसी को मेंटेन करने में मदद करता है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में लीड करता है परमानेंट कॉस्ट सेविंग में और हाई प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो पहले की जो कॉस्ट थी उसे परमानेंटली और रिड्यूस कर देना, ठीक है, ताकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की जा सके। फिर अगला क्वेश्चन, है डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड एंड रेजिडुअल इनकम मेथड फॉर डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो फिर जो पहला है वो है इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इसका मतलब ये है कि ROI is the financial performance measure that shows how efficiently a division uses its asset to generate profit। मतलब ROI का मतलब तो हम सब जानते ही हैं कि कितना एसेट के ऊपर कमाया हुआ रिटर्न, कितना एसेट के ऊपर कितना प्रॉफिट आया, उसे उसका इस्तेमाल करके मेजर करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी डिपार्टमेंट की। फिर उसके बाद आता है इट एक्सप्रेस प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन द डिवीजन। फीचर्स हैं इसके फीचर है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट यूटिलाइजेशन, help compare performance across multiple divisions and encourage manager to use asset efficiently, मतलब ये encourage करता है मैनेजर को कि वो अपने एसेट को efficiently यूटिलाइज करे। कंपेयर करता है प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट यूटिलाइजेशन, मतलब कितनी एसेट जो लगी है उस पर कितना प्रॉफिट रिटर्न आया है, ठीक है। और कंपेयर करता है परफॉर्मेंस, वो भी अलग अलग डिवीजन में, मतलब कि कौन सा डिवीजन कितना बेटर कर रहा है उसको कंपेयर करने में मदद करता है ये, मतलब वो, ठीक है। और फिर अगला है एडवांटेजेस। एडवांटेज में ये कि ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ये वैसे से होता है तो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है कंपेयर करने का। फैसिलिटेट करता है इंटर डिविजनल कंपैरिजंस, हेल्प यूज आइडेंटिफाइंग डिविजन्स विद द हाई एंड लो एफिशिएंसी। और लिमिटेशन इसकी है मे डिस्कस मैंडेट फॉर इन्वेस्टिंग न्यू प्रोजेक्ट दैट रिड्यूस ROI टेम्परली, मतलब हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में ROI कम जनरेट करके दे रहा है, तो उससे मैनेजर क्या हो सकता है कि डिस्करेज हो सकते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करने से, जबकि वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रहा है। फोकस ऑन परमानेंट रिटर्न में इग्नोर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो परसेंटेज है रिटर्न का वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को भी इग्नोर कर सकता है। जैसे मतलब जैसे रुकना, तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि इस लिमिटेशन का कि फोकस ऑन परसेंटेज रिटर्न में इग्नोर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट 1
और 2। प्रोजेक्ट 1 में 50 लाख की एसेट लग रही है, जबकि प्रोजेक्ट 2 में 40 लाख की। पर जो इनके आने वाला जो रिटर्न है वो 50 लाख के प्रोजेक्ट में आ रहा है रिटर्न, सपोज कर लो 30 लैक्स, ठीक है। जबकि जो 40 लाख के एसेट में जो रिटर्न आ रहा है वो 28 लाख। तो जब दोनों का आर निकालोगे तो इसका 60% आएगा और इसका 70%, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए आप सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करें तो इसका आर ज़्यादा है, लेकिन 2 का आर। लेकिन अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वो प्रोजेक्ट 1 का ज़्यादा है। तो इसमें ये लिमिटेशन है कि ये कभी कभार ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है और सिर्फ परसेंटेज में ही फोकस करता है। ठीक है, और फिर आता है दूसरा मेथड, वो है रेजिडुअल इनकम मेथड। इसका मतलब ये है कि रेजिडुअल इनकम मेथड मेजर्स द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय डिवीजन आफ्टर डिडक्टिंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया जाता है डिवीजन के द्वारा, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड को चार्ज किया उसको डिडक्शन के बाद, तो उसे कहते हैं रेजिडुअल इनकम, ठीक है। और इट फोकस ऑन एडिशनल इनकम जनरेट ओवर एंड अबव मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। ये असल में फोकस करता है एक एडिशनल इनकम ठीक है, जो कि ओवर एंड अबव एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जो कमाया जाता है उसके ऊपर। जैसे कि मान लो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न सेट करा गया है और एक जैसे जो कि 5 लाख है। अगर एक जबकि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख कमाया जा रहा है, तो 5 लाख माइनस करने के बाद जो 5 लाख का एडिशनल है उस पर फोकस करता है, रिटर्न उस पर फोकस करता है। फीचर क्या क्या इनकरेज करता है मैनेजर्स को टू अंडरटेक प्रोजेक्ट दैट इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट इवन इफ आरओआई इज लोअर। और सपोर्ट करता है डिसीजन अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ जो डिसीजन अलाइन करने में मदद करता है, जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। एडवांटेज है एलिमिनेट करना अंडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद आरओआई। मतलब जो अंडर इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट की तो जो कि आरओआई के साथ रहती है, उसे एलिमिनेट कर देता है, फोकस करता है एब्सोल्यूट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में। और मतलब ये मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है, ठीक है। प्रमोट करना लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को। इसका जो लिमिटेशन ये है कि इट इज़ नॉट सपोर्टेबल फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन ऑफ डिफरेंट साइजेस बिकॉज लार्ज डिवीजन नेचुरल हायर आरओआई, वो आर रिटर्न इन्वेस्टमेंट मोर कॉम्प्लेक्स देन आरओआई, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ही कंपेयर करता है, तो इसलिए जो कि जिसमें ऐसे डिफरेंट डिविजन्स पे के बीच में कंपैरिजन करने में ये यूज़ नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो नॉर्मल केस में जो जितनी बड़ी डिवीज़न होगी उसका प्रॉफिटेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, तो ऐसे में हर बार जो लार्जर डिवीज़न है वही जीतेगी। जबकि जो आर होती है वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट को ना देखते हुए रिलेटिव परसेंटेज को देखता है, ठीक है। और उल्टा ये मेथड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आरओआई से। बाकी यही सब था इसका कंक्लूजन, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होते हुए और आखिर में थैंक यू।